हम्म। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो सारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में अपना मैसेज भेजें कि भाई साहब आप एकदम अच्छे हैं, एकदम ठीक हैं। और दोस्त, इतिहास की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं और बहुत अच्छे से सुनना, मेरी बातों को समझना, कमेंट सेक्शन से दूर रहना। आते हैं, आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को। मैंने पिछली क्लास में आपको 16 महाजनपदों के बारे में एक बार बताया था। 16 महाजनपदों के बाद में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा एक थोड़ा आप लोग उनके बारे में परीक्षा में कोई प्रश्न आएगा तो कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये देखें एक बार मैप को, ये 16 महाजनपद हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। एक बार सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो सब मगध पर फोकस करेंगे कि आपको मगध इसमें दिख पाया कि नहीं, यस और नो। मगध को पहचानने का प्रयास कीजिए कि मगध कहां पर है। एक बार सिर्फ इतना काम करिए। मैंने आपको बताए थे भैया 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख महाजनपद, सबसे प्रमुख जहां महाजनपद कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे सबसे प्रमुख महाजनपद भाई साहब मगध था। हम इसको देख सकते हैं। तो मगध का जो क्षेत्रफल है, मगध दरअसल में ये बच्चे कृषि प्रधान है, यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है, एग्रीकल्चर। और आप लोग समझ सकते हैं प्राचीन समय में खेती ही एकमात्र आधार था जीवन के लिए। जहां जमीन अच्छी होगी तो उसको हथियाने के लिए उतनी ही साजिशें, उतनी ही कोशिशें हर जगह हुई। तो मगध सबका सेंटर क्यों है? एक तो खेती की वजह से, हर कोई मगध की गद्दी पर अधिकार करना चाहेगा। मगध सबसे शक्तिशाली क्यों है? एक तो खेती की वजह से। दूसरा मेरे दोस्त, जो ये मार्ग है उत्तर से दक्षिण, ये बंगाल को जो जोड़ता है, और दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाला जो मार्ग है, ये सारे के सारे मार्ग आपका मगध से होकर के गुजरते थे। जैसे हम हर्षवर्धन के समय पे आपको समझाएंगे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के मार्ग कन्नौज से होकर गुजरते थे। तो उसी तरह कन्नौज के लिए बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे, बहुत सारे संघर्ष होंगे। हर कोई चाहेगा मैं कन्नौज को। तो जो जो नगर व्यापार की दृष्टि से बढ़ा है, वहां वहां राजाओं ने उसको घेरने का या उसको कब्जाने का प्रयास किया है। तो मगध शक्तिशाली है, सबसे प्रमुख कारण क्या है? खेती की वजह से। एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो बहुत अच्छी है, जो इसको क्या बनाती है? सबसे प्रमुख महाजनपद बनाती है। इसीलिए सब लोग इसको कब्जाना चाहते हैं। तो हर्यक वंश के लिए फाइट होगी, जिस फाइट में क्या होगा कि 4 वंश आएंगे आपका, सॉरी हर्यक वंश बोल रहा हूं, मगध साम्राज्य के लिए 4 वंश आएंगे मगध साम्राज्य के लिए। कौन कौन से? उनकी ही स्टोरी, उनकी ही कहानी हमको आज पढ़नी है मगध साम्राज्य पे। एक तो आपका हर्यक वंश आएगा पहला, ठीक है। फिर आपका शिशुनाग वंश आएगा, हर्यक वंश का खात्मा करके शिशुनाग नामक व्यक्ति आएगा। फिर आपका नंद वंश आएगा, नंद वंश के बाद में फिर मौर्य आएंगे। ये क्रम है मगध साम्राज्य पर, बहुत पूछा जाता है क्रम। यही हमारी आज की क्लास का टॉपिक भी है, तो समझेंगे ध्यान से। मगध आप लोग जानते हैं, मगध साम्राज्य, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा, सबसे पावरफुल। पावरफुल क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। मगध से कभी पहले शक्तिशाली काशी हुआ करता था, क्योंकि काशी को भी मगध द्वारा जीत लिया गया और मगध के अंतर्गत एक क्षेत्र ये आ गया, तो मगध का नाम सबसे शक्तिशाली हो गया। फिर मगध की वर्तमान स्थिति, यानी अगर हम आज के भारत को देखें तो मगध कहां पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी जो हमारा पूर्वांचल है, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? ये मगध कहलाता है। इतनी बात में कोई परेशानी? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मैंने आपको बोला था महाजनपद काल कितने पहले था? 600 ईसा पूर्व था। अंकुर शर्मा, वेरी गुड, बहुत शाबाश, आगे आएंगे। ठीक है, मगध साम्राज्य कब से कब तक रहा है? टोटल मगध साम्राज्य रहा है, यानी मगध की गद्दी पर जो लोगों ने शासन किया है, 544 से 185। तो कुल कितने वर्ष हुए मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? भैया 544 में से हम 185 को माइनस कर सकते हैं, तो क्या आएगा बोलेंगे जरा सारे बच्चे? तो
क्या बोलोगे? 9, 5 और आपका 3, 359 वर्ष। यानी मगध पर जो शासन काल रहा है, कौन कौन से 4 वंश मैंने आपको बताए? हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और आपका मौर्य वंश। इन 4 वर्षों ने कितने, 4 वंशों ने कितने, 359 वर्षों तक शासन किया है। 359। बहुत सारे, कौशिक दास जी का एक अच्छा उत्तर 359, कौशिक तोमर जी, आस्था सागर, वेरी गुड, राजकुमार प्रजापति, बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो ये तो कॉमन सी बात है। मगध सबसे शक्तिशाली, मगध से पहले शक्तिशाली कौन? काशी हुआ करता था। मगध आज की स्थिति में बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र है, इस जगह पर मगध था। मगध का अगर हम बोले कितने वर्षों पहले उदय हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी आज सन 2023 और उससे 600 साल पहले, लगभग 2600 वर्ष पहले। मगध साम्राज्य पर वंश कौन कौन से हुए? 4। हसना मना है। क्या बोलोगे? हसना मना है। सारे दोस्त बोले हसना मना है। हर्यक, शिशुनाग, कभी भी क्रम पूछे, रात्रि में भी बताना तुमको, उठ के एकदम से पूछे कोई तो। आगे चलेंगे। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। यानी चारों ने क्या भैया इकट्ठे शासन किया? नहीं, पहले हर्यक वंश आएगा, हर्यक वंश का खात्मा करके शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का खात्मा करके आपका नंद वंश, महापदम उसके पेट में चाकू मारेगा, मैं कहानी आपको बताऊंगा। मौर्य वंश, फिर आया मौर्य वंश। अब बात करते हैं मगध की शुरुआत की। मगध को अगर बातें तो प्राचीन जो मगध था, आज वाले मगध की बात नहीं कर रहा हूं, प्राचीन जो मगध था उस साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ थे। महाभारत कालीन जो बृहद्रथ है उनको माना जाता है। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध है। जरासंध अगर किसी ने महाभारत में देखा हो तो जरासंध का नाम याद है, जिसका भीम से युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे से गदा युद्ध किया था, बहुत चर्चित किस्सा है जरासंध और भीम के युद्ध का। तो बृहद्रथ के बाद में उसका पुत्र जरासंध शासक, और राजधानी क्या बनाई इन्होंने? गिरिब्रज। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। किस वेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह बनता है कि मगध साम्राज्य के फाउंडर है कौन, किसने इसकी स्थापना की? तो हम लोग कई बार बिंबिसार गलती से कर देते। बिंबिसार हर्यक वंश के हैं। मगध साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जो बृहद्रथ नामक व्यक्ति से शुरू हुआ और खत्म भी बृहद्रथ पर ही होगा। मतलब वो बृहद्रथ कोई और व्यक्ति होगा, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति 359 साल नहीं रह सकता। मगध कितने दिन तक है? 359 ईयर्स। एक आदमी तो इतने वर्षों तक नहीं रह सकता। तो एक बृहद्रथ शुरुआत में रहेगा, एक बृहद्रथ अंत पर रहेगा। तो कभी भी मैं आपसे पूछूं मगध का प्रथम शासक कौन है या संस्थापक कौन है, तो बृहद्रथ, और मगध का अंतिम शासक कौन है, तो बोलेंगे बृहद्रथ। इतनी बात समझ में आई? बोलेंगे भाई? वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल रिवांशी चौधरी, एकदम ठीक लिखा है आपने, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। प्रतिमा यादव जी ने बृहद्रथ लिखा है, मंजूमली शेख जी ने बृहद्रथ लिखा है। बहुत शानदार बच्चे, क्लास पर फोकस करने के लिए, वेरी गुड। आगे मैंने आपसे कह दिया था इधर उधर की बात करने वालों तुम कमेंट करते करते घुटनों पर आ जाओगे, लेकिन मैं आपके बेवजह के कमेंट्स कभी नहीं पढ़ूंगा। ये मैंने पिछली क्लास में कह दिया, और मैंने बोला मैं उस बारे में तुमको कभी गाइड भी नहीं करना चाहूंगा कि आप क्या करें, क्योंकि आप अपनी मस्ती का जीवन चुन चुके हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जीवन। लेकिन ये जो बच्चे जो फोकस होके आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा मित्र, आगे आएंगे। अब आते हैं चारों वंशों को पढ़ना है। तो जो प्राचीन मगध है उसको बृहद्रथ ने स्थापित किया, उनकी वंशावली चली महाभारत कालीन, उसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, ज्यादा प्रमाणिकता नहीं है, सिर्फ कथन है, सिर्फ कहा जाता है कि महाभारत में कोई बृहद्रथ था, उसका पुत्र जरासंध था जिसको भीम ने हराया। ठीक है, अब आते आधुनिक मगध पर जो वंश हुए हैं, कौन कौन से बताए मैंने? हर्यक,
शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश। कभी भूलेंगे नहीं भाई सब। तो सबसे पहला वंश आया हर्यक वंश। हर्यक वंश का कुल शासनकाल कितना है जरा बताएंगे भाई। चारों वंशों ने कुल मिलकर के 359 ईयर्स रूल किया है, 359 साल शासन किया है। लेकिन इन्होंने कितना, क्या बोलेंगे, 544 और 412 का डिफरेंस क्या आएगा, 132 वर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं मगध पर हर्यक वंश ने कुल कितना शासन किया, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर के 132 वर्ष भैया जी शासन किया। जिसके संस्थापक कौन है, बिंबिसार। बिंबिसार 544 बीसी में गद्दी पर बैठा और 492 तक रहा। ये डिफरेंस देखोगे, दोनों को घटाओगे तो कुल 52 वर्ष आएंगे। यहां लिखा हुआ है कितने वर्षों तक, 52 वर्षों तक ये गद्दी पर रहा। और भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं है दोस्त जो 52 वर्षों तक गद्दी पर रहा। इसके बाद में नंबर आएगा अकबर का 49 वर्ष, औरंगजेब आएगा मुगल काल में 49 वर्ष, और उसके बाद में फिर शाह आलम द्वितीय आता है भारत में। उसने भी 1760 से लेकर के 1806 लगभग 46 वर्ष शासन किया है। लेकिन 52 वर्ष तक भारत के इतिहास में किसी अन्य शासक ने शासन नहीं किया। इसी का नाम है श्रेणिक। श्रेणिक से क्या मतलब होता है, जैन साहित्य में इसको श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक से भैया क्या मतलब है, श्रेणिक के ऊपर बच्चे बहुत विवाद है बिंबिसार को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि जो लिच्छवी लोग थे, लिच्छवी आप लोग समझते हैं, लिच्छवी गणतंत्र के अधीन आने वाला, एक वज्जी और मल्ल के पास में आने वाला लिच्छवी एक कबीला था। तो कहते हैं जो लिच्छवी शासन के लोग थे उनका ये सेनापति था। लेकिन बहुत जगह से उल्लेख मिला कि इसके स्वयं के पिता एक शासक थे, जिसका अर्थ होता है आपका क्षेत्रोजस। इसी का नाम मिलता है क्षेत्रोदस, यानी कि जिसके स्वयं के पिता राजा हों उसको क्षेत्रोजस कहा जाता है। तो लोगों ने बोला कि अगर इसके स्वयं के पिता राजा थे तो एक सेनापति क्यों है फिर किसी और का, लिच्छवियों का सेनापति क्यों है मगध में होते हुए। खुद का जिसका राज्य इतना शक्तिशाली है उसका बेटा किसी और का सेनापति क्यों होगा। तो उस बात को लेकर के मतभेद है कि दोनों ही नाम इनके देखने को मिलते हैं, श्रेणिक भी और क्षेत्रोजस। तो दोनों नाम बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि श्रेणिक किस शासक का नाम है, बिंबिसार का। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है कितने वर्षों का, 52 वर्षों का। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। अब आप लोग जानते हैं मगध को शक्तिशाली बनाने का इन्होंने सोचा। हर राजा के अंदर यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने साम्राज्य को बड़ा करे। इसको बोलते हैं दोस्त हम महत्वाकांक्षा, कि हम बड़ा होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा देखा आपने कि जो अपनी चीजों को कम करना चाहता हो, तो बोलेंगे उसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, अपनी चीजों का नुकसान कर रहा है, अपनी चीजों को घटने की तरफ ले जा रहा है, कम कर रहा है। लेकिन कोई अपनी चीजों को एक्सपेंड करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, इसको हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी राजा। तो ये महत्वाकांक्षी शासक है बिंबिसार। क्या करता है, इसने थोड़ा लॉजिक लगाया। इसने सोचा यार युद्धों से कहीं ज्यादा अच्छा कुछ शादी कर ली जाए अच्छे घरानों में। बोला युद्ध तो लड़ेंगे, पहले पैसा चाहिए। मगध को इतना शक्तिशाली बनाना है कि आसपास के जो अन्य महाजनपद है उनको जीतना है, तो धन चाहिए। अब इनके पास धन नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा है बिंबिसार तो ये 15 वर्ष का है। 15 वर्ष के इसके पिता के देहांत के बाद में इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। देहांत इस तरह नहीं हुआ, इनके पिताजी की मौत हुई, मैं बताऊंगा, उसका बदला ये लेंगे। तो 15 साल के बच्चे को बिठाया तो बहुत सारा फंड नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है, तो चालाकियां करते हैं। कैसे, एक शादी करी पहली वाली चेलना, ये पहली शादी है इनकी चेलना से जो करी है। ये चेटक की पुत्री थी, किसकी, चेटक की। अब आप कहेंगे भैया ये चेटक कौन है, चेटक कौन है, ठीक है, क्या बोलेंगे जी। चेटक का मतलब है कि चेटक जो शासन करता है ये करता है आपका लिच्छवी गणराज्य में। कहां पर, जो लिच्छवी क्षेत्र है, लिच्छवी का शासक है चेटक। अब ये लिच्छवी से शादी क्यों कर रहा है, तो आप मैप में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं।
यहां देखना एक बार, यहां देखो ध्यान से। तो जो ये मगध है, मगध है, लिच्छवी किधर है आपका, इधर ध्यान से समझना, सिर्फ मेरी बात सुने। मगध है इधर, मगध से ऊपर जो ये काशी है, क्या बोलोगे, काशी है, तो ये लिच्छवी क्षेत्र हो गया, यानी इसके किस साइड में, नॉर्थ साइड में। ऐसे ही तो आप दिशा निर्धारण करते हो। तो ये उत्तर है, तो उत्तर से लिच्छवी लोग हमेशा लूटपाट करते रहते थे, हमेशा लूटपाट करते थे आपका मगध में। तो उत्तरी सीमा को इसको सुरक्षित करना था सबसे पहले तो, इसीलिए इसने विवाह संबंधों की बात करी, किससे, चेलना से शादी हो गई। क्या बोलेंगे, यहां पर बहुत अच्छे से शादी हुई। दूसरी शादी इन्होंने की भाई साहब, दूसरी शादी इनकी, ये सेकंड मैरिज है इनकी, दूसरी शादी है। दूसरी शादी किससे की है, कौशल नरेश। कौशल जानते, कौशल एक महाजनपद था, कौशल की राजधानी बताएंगे सारे बच्चे, कौशल की राजधानी बताएंगे। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत जो थे, उनकी बहन से शादी कर ली। बहन का नाम कौन है, महाकौशला। एक महाजनपद के राजा की बहन से ही शादी की, और काशी दहेज में मिला। और भारत के राजाओं में दहेज का पहला उदाहरण मिलता है। काशी दहेज में दिया भैया, मतलब जगह ही दहेज में दे दी, हाँ जी। और काशी जो एक व्यापारिक नगर था, 1 लाख रुपए लगभग वार्षिक आय से होती थी, टैक्स आता था 1 लाख एनुअली, 1 लाख एनुअली क्या आता था, यहां से टैक्स आता था। तो बोलेंगे राजा बिंबिसार को मजबूती मिल रही है विवाह संबंधों से या नहीं मिल रही है। एक विवाह के द्वारा तो उन्होंने उत्तर की तरफ से होने वाले आक्रमण को सुरक्षित किया है, एक की तरफ से उन्होंने, एक की तरफ से कुछ बच्चे लिख रहे हैं कौशल की श्रावस्ती, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया सब लोगों ने। तीसरी शादी करी इन्होंने 6 माह से, तीसरी शादी इन्होंने की है आपका 6 माह से। आप देख सकते हैं यहां मगध, एक तरफ तो यहां से सुरक्षा की, पैसे का इंतजाम किया, और ये जो भद्र प्रदेश पड़ता है दिल्ली के पास था, जो कुरु है जिसकी राजधानी मैंने आपको इंद्रप्रस्थ बताई है, तो इस साइड से भी सुरक्षा देख रहा है, क्योंकि इधर से तो कोई जल है, इधर से तो नुकसान कोई है ही नहीं, तो इधर से सुरक्षित करना चाह रहा है। तो क्या बोलेंगे, 6 माह भद्र प्रदेश की राजकुमारी, उससे शादी कर ली। अब विवाह संबंध हो चुके। अच्छा मुझे बताएंगे कि जो मगध है, मगध है, मगध के सबसे पूर्वी में मैंने कौन सा बताया आपको महाजनपद, सबसे पूर्वी महाजनपद आप मैप पर देखिए कौन सा है, मैप पर देखेंगे। मैंने बोला इधर से आपका कुरु की तरफ से सुरक्षा, काशी इसको मिल चुका, उत्तर से सेफ हो चुके, ये यहां पर सबसे शक्तिशाली है, इधर से कोई खतरा है नहीं, ठीक है, इधर से सेफ है, इधर से सेफ है। तो अभी 2 चीजें बची हुई हैं, इधर एक शक्तिशाली है अवंती थोड़ा, और इधर पूर्व में सबसे शक्तिशाली कौन बताया था मैंने आपको, अंग। अंग से खतरा है कि नहीं है। तो इसने जितने भी संबंध बनाए उन सारे के सारे संबंधों को अंग पर झोंक दिया, क्योंकि अंग के शासक ने बिंबिसार के पुत्र, बिंबिसार सॉरी, जो अंग का शासक था उसने बिंबिसार के जो पिता थे उनको युद्ध में हरा दिया। तो युद्ध में हरा दिया तो इनको बदला भी लेना था कि एक बार युद्ध में मेरे पिताजी को हराया था, मैं बदला लूंगा। तो इन्होंने अंग महाजनपद को जीता। बहुत पूछा जाता कि मगध साम्राज्य में अंग को किसने जीता। पहली बात तो मगध ने जीता, शासक कौन है, बिंबिसार ने जीता, और वहां अपने पुत्र अजात शत्रु को उपराजा बनाया है। क्या बना दिया, मतलब एक गवर्नर बना के भेजा कि कल को ये गद्दी पे आएगा तो राजा के गुण होने चाहिए, तो सीख जाएगा इतने, तो राजा बना करके इसको उपराजा, राजा ये बन पाए कल, इसके लिए उपराजा बनाया, छोटा राजा, उपराजा मतलब छोटा राजा। क्या बोलेंगे भैया, 492 भैया बिंबिसार, एक बार मैं देख लेता हूं क्या हो गया, क्या आ गया, बच्चे क्या कह रहे हैं दिखाएंगे एक बार। भैया कार्यकाल 412 लिखा हुआ है, 492 आएगा ना, दिखाएंगे एक बार। 544 से 492 132 कैसे आएगा। बेटा तुम तो बड़े मूर्ख बच्चे हो भाई, इतने मूर्ख। बेटा हरियक वंश 132 साल हरियक वंश का शासन है,
पूरे वंश का, पूरे परिवार का कुल शासन बताया है 132 वर्ष। ये 132 कैसे हो जाएगा? ये तो अकेला व्यक्ति 132 वर्ष तक शासन कर भी सकता है क्या? सोच के देखिए आप, कितने बड़े मूर्खता की बात कर रहे हो, कितनी बड़ी मूर्खता की बात तुमने ये कर दी है। इतना भी लॉजिक नहीं है मेरे मित्र, इतना लॉजिक तो लगाओ। ये व्यक्ति का शासन है, ये हरियक वंश का शासन है। अब बुद्धू मटरी, ये मटरी घोषित कर दिया जाए इसको। ऐसे तो तुम ये बोलोगे एक आदमी 359 साल तक, उसको भी रिलेट कर लोगे। आगे क्या बोलेंगे? बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। ठीक है। बिल्कुल, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर उसने जैन धर्म को अपना लिया था। किसको अपना लिया था उसने? जैन धर्म को। क्योंकि इसकी पत्नी चेलना कौन है? लिच्छवी है। और यहां आपको एक संबंध सोचना होगा, इसकी पत्नी चेलना कौन है? अभी मैंने बताया लिच्छवी है। और लिच्छवियों की एक महिला का नाम मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा। महावीर स्वामी की माताजी किस वंश से हैं? फटाफट से बताएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध जी की माता कोलिया वंश से थी, तो जो आपका महावीर स्वामी जी की माता हैं वो भी तो लिच्छवी वंश से थी। तो जिस लिच्छवी वंश से महावीर स्वामी जी की माता हैं, उसी वंश से चेलना है। यानी चेलना अगर बोलें एक तरीके से महावीर स्वामी के मामा पक्ष से हैं। किससे हैं? उनके मामा पक्ष से हैं। तो इन पर प्रभाव होगा जैन धर्म का। यानी बोले कि भैया हमारे तो बुआ के लड़के हैं, वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और तुम राजा हो, हमारी बुआ के लड़के का पक्ष लो। समझे ना मेरी बात? लिच्छवी कौन है? ये महावीर स्वामी की मां है, इस फैमिली से, और चेलना भी इसी फैमिली से। ठीक है। तो चेलना की कौन लगी? ये परिवार की है। परिवार की है तो इनकी बुआ लगी और बुआ का बच्चा लगा, और महावीर स्वामी के मामा जी लगे लिच्छवियों, इस वजह से। ठीक है। यहां देखेंगे राजधानी क्या बनाई है? बिंबिसार ने राजगृह बनाई। मगध की 3 राजधानी मैंने आपको बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया कि राजा चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। किसको? इसका बड़ा बेटा है दर्शक, इसने कहा यह राजा बनेगा। परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। उससे छोटा बेटा है अजातशत्रु, जिसको इसने कहां का उपराजा बनाया था? अंग का। लेकिन इसको भाई साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। यही कलयुग है, सब कुछ अपने लिए चाहिए। तो बगावत कर बैठा, दर्शक की भी हत्या कर दी अपने भाई की, और अपने पिताजी को सलाखों के अंदर डाल दिया। अब यहां पे 2 कहानियां बनती हैं। कहते हैं इसकी मां इसको समझाती है कि तूने अपने पिताजी के साथ जो अत्याचार कर रहा है, जो तुमने इसको कारागार में डाल दिया, ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं बहुत क्रोधित होकर के अजातशत्रु अपने पिता की बेड़ियां, जो उसने जंजीरों में बांध के अपने पिता बिंबिसार को रखा था, कहता है कि मैं आज अपने पिता की बेड़ियों को काटूंगा, और उसके आंसू बह रहे हैं। और कहते हैं कि आते हुए अजातशत्रु को हाथ में तलवार लेकर देखते हुए उसके पिता के प्राण निकल जाते हैं डर की वजह से। एक कहानी ये भी है कि उसने अपने पिता को बंदागृह में एक तलवार के वार के द्वारा मार दिया। तो दोनों ही कहानियां प्रचलित हैं। कहने की बात है बिंबिसार की हत्या हो गई, और गद्दी पर कौन आया? अजातशत्रु। क्योंकि अजातशत्रु को उपराजा नहीं बनना है, उसको क्या बनना है? राजा। उसके अंदर भी महत्वाकांक्षा है बड़ा होने की। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाला आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे साइड वर्ड होता है, शूसाइड खुद की हत्या करने वाला, मैट्रिसाइड माता की हत्या करने वाला, पैट्रिसाइड पिता की हत्या करने वाला, सोरोरिसाइड
फ्रैट्रीसाइड, ये सब वर्ड आप पढ़ते होंगे इंग्लिश अगर आप पढ़ते होंगे तो पिता की हत्या इसने कर दी। तो बहुत पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। तो पितृहंता वंश कौन सा है? हर्यक। क्योंकि यहां के राजाओं ने, बहुत सारे राजाओं ने अपने पिता की हत्या कर दी, स्वयं के पिता की, स्वयं के पिता की। अजातशत्रु अपने पिताजी की हत्या करता है, लेकिन अजातशत्रु की भी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा हुई। जो इसने किया वो इसने भुगता। बोलते ना, कर्मा हैज इट्स वैल्यूज, इट रिटर्न्स। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा जीवन में, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे को तैसा। इस प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के राजा क्या कर रहे हैं? शासन के चक्कर में अपने पिता की हत्या कर दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है। अजातशत्रु को भी इसके पुत्र उदयन ने मार डाला, और इस प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गद्दी पे कौन आ गया है? अजातशत्रु। बताएंगे कितने वर्ष तक इसने शासन किया है? मैंने बोला 544 से हर्यक वंश शुरू हुआ और 492 तक रहा बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बहुत बार पूछा जाता है बिंबिसार का उत्तराधिकारी मगध की गद्दी पर कौन बना? कहां पर शासन कर रहे हैं? मगध में। किसको जीत चुके? अंग को जीत चुके, यानी मगध का क्षेत्रफल अब बड़ा हो चुका है। इसका नाम कुणिक है। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता बोलते हैं, प्रथम पितृहंता। कैसा पितृहंता है? ये फर्स्ट है, क्योंकि ये पहला आदमी है जिसने पिता की हत्या की है। भैया इससे पहले किसी ने अपने पिता की हत्या नहीं की। भारत के इतिहास के राजाओं में प्रथम राजा है। बाद में बहुतों ने की होंगी, अब पौराणिक काल में जिसका साक्ष्य नहीं मिलता की होंगी। अजातशत्रु की माता का नाम महाकोशला है। महाकोशला कहां की राजकुमारी थी, जरा बताएंगे? आप कहेंगे भैया ये राजा प्रसेनजीत की बहन थी। राजा प्रसेनजीत जो कौशल के शासक थे, जिनकी राजधानी श्रावस्ती है। और इन्होंने दहेज में क्या दिया था? अजातशत्रु के पिताजी बिंबिसार को दहेज में क्या दिया था? काशी। काशी दिया था दहेज में, 1 लाख रुपए आय वाला। लेकिन जैसे ही अजातशत्रु ने हत्या कर दी अपने पिता की, तो ससुराल पक्ष नाराज होगा कि नहीं होगा बिंबिसार का? मतलब इसके मामा है प्रसेनजीत। कौन है भाई? महाकोशला मम्मी, तो मामा कौन है? मामा प्रसेनजीत है। अब मामा प्रसेनजीत को जैसे ही पता चला, यहां से पुष्टि होती है कि इसने अपने पिता के साथ बहुत अत्याचार किए होंगे। उनको जैसे ही पता चलता है कि भांजे राजा ने जीजू को ही मार दिया है, तो जीजू को ही मार दिया तो बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने बोला जो काशी से रेवेन्यू मिलता है वो तुमको मिलना बंद कर दिया जाएगा, 1 लाख रुपए तुमको देने बंद कर दिया जाएगा। अब संघर्ष छिड़ा यहां पर, किसके लिए? काशी के लिए। इसी के लिए काशी के लिए जब संघर्ष हुआ आपका, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बौद्ध संगति की। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और विजयी हुआ। और जब प्रसेनजीत, शुरुआती दौर में प्रसेनजीत की विजय होती है, प्रसेनजीत की शुरुआती दौर में क्या होती है? विजय होती है। प्रसेनजीत शुरुआती विजय में, शुरुआती संघर्ष में जीतता है। लेकिन अजातशत्रु की मुलाकात महात्मा बुद्ध से होती है इस समय पर, और यहां पर महात्मा बुद्ध से ये सॉल्यूशन लेते हैं। महात्मा बुद्ध से ही सॉल्यूशन लेते हैं। इसको लेकर बहुत इतिहासकार ये बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध हिंसा के खिलाफ थे, उन्होंने इस प्रकार का सजेशन क्यों दिया होगा। लेकिन बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि किस तरह से, क्योंकि ये जो आपका प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत जो कहां पर शासन कर रहे हैं आपका बच्चे? कौशल में। तो इनके पास 8 संघ थे उस समय, 8 छोटे कबीले जो बहुत मजबूत कबीले थे, किसी भी युद्ध को झेलने की स्थिति में थे। उनको हरा पाना बहुत मुश्किल बात थी अजातशत्रु के लिए। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सलाह दी कि उन 8 कबीलों को आपस में संघर्ष कराया जाए जो कौशल की विजय का कारण है, और अगर वो 8 आपस में संघर्ष करने लग जाएंगे तो कौशल को जीतना आसान हो जाएगा। और ऐसा ही किया। उन लोगों में आपस में, उन कबीलों में संघर्ष छिड़ा और हार होती है किसकी? प्रसेनजीत की। और प्रसेनजीत बहुत शक्तिशाली नहीं रह पाते।
अब अगली शादी हुई है, प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और उनकी सुंदर बेटी वाजिरा से विवाह हुआ जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रसेनजीत कौन है? इनके मामा है। अपने स्वयं के मामा की लड़की से शादी कर ली किसने? अजातशत्रु ने। राजा लोग बहुत जगह आप लोगों को ऐसे प्रकरण देखने को मिलेंगे कि राजा इस तरह की रिश्तेदारियों में शादी कर लेंगे। तो किससे शादी कर ली? अपने मामा की लड़की से शादी कर ली, वाजिरा से। वाजिरा से, और एक संधि के तहत हुई शादी थी। संधि के तहत हुई शादी थी, ठीक है। संधि कैसी? क्योंकि अब प्रसेनजीत हार चुका है। इसके बाद वज्जी और मल्ल संघ को हराया। वज्जी संघ को, जो उस समय पर एक गणतंत्र था, वज्जी मैंने आपको बताया। मल्ल संघ जो कि उस समय पर एक गणतंत्र था, इन दोनों को हराया। कारण था कि वज्जी में तो एक रत्न की खान है। दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो बताया जाता है रत्नों की खान, बहुत सारे हीरे जवाहरात की एक खान थी, जो किसी पुराने शासक ने किसी रत्नों, हीरे जवाहरात आदि को एक खान में, एक गुफा में दफन कर रखा था। इतना हीरा, सोना, जवाहरात। तो वज्जी और मगध के बीच एक अलायंस होता है, एक संधि होती है कि हम इसको आधा आधा बांटेंगे। लेकिन वज्जी के लोगों ने नालायकी कर दी और आधा नहीं दिया उनको, तो गुस्सा आया। एक कहानी तो ये है जिसके लिए युद्ध हुआ। दूसरी कहानी ये है कि जो चेलना है, भाई ये किसका बेटा है? अजातशत्रु महाकोशला का। लेकिन बिंबिसार की एक शादी किससे हुई है? चेलना। चेलना के बेटे हैं। चेलना के बेटे थे दो, हल्ल और बेहल। हल्ल और बेहल। बिंबिसार ने अपना प्रिय हाथी किसको दे दिया? हल और बेहल को। यानी कि ये तो चेलना का बेटा नहीं है, ये तो महाकोसला का बेटा है। यानी कि हल और बेहल अजातशत्रु के सौतेले भाई हुए कि नहीं हुए? यस और नो? भाई राजा बिंबिसार ने एक शादी महाकोसला से की है जिसका बेटा अजातशत्रु है, जो गद्दी पर आ चुका है। लेकिन बिंबिसार ने एक दूसरी शादी चेलना से भी तो की। तो चेलना के दो बेटे हल और बेहल इसके सौतेले भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल भैया जी हुए। तो अपना प्रिय हाथी इनको दे दिया। तो डिमांड किया अजातशत्रु ने कि वो हाथी मुझको ही चाहिए। अब ये तो बेचारे कहां, किसके, इनके नाना कौन है? हल और बेहल के चेटक है। भाई चेलना के पिता कौन है? चेटक है। तो अपने नाना जी के पास चले गए, इसलिए भी ये युद्ध हुआ। उसने कहा कि वापस देना होगा हाथी, इन्होंने मना कर दिया। तो वज्जी को हराया और फिर मल्ल को हराया, ठीक है। आगे आएंगे। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। इसी के शासनकाल में मैंने आपको बताया था प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के समय पर आयोजित हुई। तो किसके समय पर हुई थी? अजातशत्रु के समय पर हुई। कहां पर थी जरा बताएं? राजगृह में हुई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे उदयन, इसके बाद में कौन आता है? उदयन। ये द्वितीय पितृहंता है, यानी ये भारत के इतिहास का दूसरा ऐसा शासक हुआ जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसके पिता ने भी हत्या की, कालाशोक ने। और ये किसका बेटा है? उदयन। ये कालाशोक, अजातशत्रु के बाद में जो ये आपका, सॉरी कालाशोक बोल रहा हूं, उदयन। उदयन किसका बेटा है? बिंबिसार के बाद आने वाले अजातशत्रु का बेटा है। बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का शासनकाल कितना रहा? जैसे इसका 52 वर्ष था, अजातशत्रु का शासनकाल 32 वर्ष रहा। और इसके बाद में अजातशत्रु का बेटा उदयन आया, जिसका शासनकाल कितना है जरा बताएंगे? 16 वर्ष, जिसने भारत में मगध की गद्दी पर शासन किया। कितने वर्ष मेरे प्यारे बच्चे? 16 वर्ष शासन करता है। 16 वर्ष शासन किया। द्वितीय पितृहंता है क्योंकि इसने, मैंने आपको बताया, हत्या किसकी कर दी? अपने पिता अजातशत्रु को। उसने अपने किए को भुगता। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गंडक, गंगा और सोन नदी पर। अब पाटलिपुत्र को इसने जब बनाया तो पाटलिपुत्र को हम कुसुमपुरा के नाम से जानते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा आज के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम है?
तो जो पटना है बिहार का, पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था और इसको राजधानी बनाया। अब यहां पर एक बात आप लोगों को समझनी होगी दोस्त, कि जैसे ही इन्होंने भारत पर, मगध है, मगध इस क्षेत्र में था, क्या बोलेंगे, हाँ भैया, पूर्वी, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र। मैंने बताया इन्होंने अंग को भी जीत लिया, हाँ जी भैया, अंग को भी इन्होंने जीत लिया। जो ऊपर वज्जी और मल्ल 8 संघ थे उनको भी इन्होंने जीत लिया, हाँ जी जीत लिया। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल बड़ा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, हाँ जी हो चुका है। तो पहले तो राजधानी थी आपका मगध की, क्या, राजगृह, मैंने आपको बताई। तो इन्होंने देखा कि सेंटर में बनाते हैं इसको, जहां से जो एरिया हमने जीते हैं उनको भी अपने कंट्रोल में, अपने भी नियंत्रण में रखा जा सके, इसीलिए इन्होंने पाटलिपुत्र को, जो गंगा, गंडक और सोन, एक सुरक्षित नगर भी था, नदियों के बीच में, सीधी सेनाएं आकर के आक्रमण नहीं कर सकती थी, नदी पार करनी पड़ती थी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदयन के 3 पुत्र थे। उदयन 16 वर्षों तक शासन करता है, द्वितीय पितृहंता है। उदयन के भी 3 बेटे ने शासन किया है हर्यक वंश में, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। और ये जो नागदशक है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसी नागदशक की हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी, वंश का हो गया खात्मा। 3 प्रमुख राजा याद रखेंगे, बोले कौन कौन से। बिंबिसार हो गया, बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में आपका बच्चे क्या बताया मैंने आपको, उदयन, बाऊ। ठीक है, फिर आपका एएमएन आए, अनिरुद्ध, मुंडा और आपका नागदशक, ये अंतिम शासक है। बिंबिसार प्रथम शासक है। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद में आपका अजातशत्रु ने कुल 32 वर्षों तक शासन किया। उदयन ने कुल मिलाकर के 16 वर्षों तक शासन किया। तो आप इसको देखें, 5, 3, 8 और 1, 9, 100 वर्षों का शासन हो गया। कितने वर्षों का, 100 वर्षों का। तो बाद के जो 32 वर्ष बचे, कुल 132 वर्ष शासन था। बाद के 132 वर्षों में अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक आदि ने शासन किया। और नागदशक की हत्या किसने कर दी, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने जैसे ही हत्या कर दी, तो इनके वंश का नहीं है शिशुनाग, इनके परिवार से नहीं है। तो शिशुनाग एक अलग वंश से है और शिशुनाग ने एक नई वंश की स्थापना की है। सर नंद वंश का अंतिम शासक कौन होगा? बेटा आप मूर्ख हैं, अभी हम हर्यक वंश पढ़ रहे हैं, फिर शिशुनाग आएगा, फिर नंद वंश आएगा, पता ही चल जाना है। क्यों परिचय देते हो मूर्खता का? ये अच्छे बच्चे, आया ना मजा? ऐसे ऐसे ध्यान से सुनना है, बातें नहीं करनी इधर उधर। शिशुनाग वंश, मुझे फटाफट से आंसर करें कि ये, अगर मैं पूछूं मगध पर कौन सा वंश है, तो आप कहेंगे भैया जी दूसरा वंश है। हर्यक के बाद में शिशुनाग दूसरा वंश है। कितने वर्षों तक? तो 412 सॉरी, इससे 344 आप घटाएंगे, तो मैं तो सीधे घटाऊंगा इनको, 56, 66, 2, 68, यही आएगा ना। तो बहुत लंबा शासन काल है कि नहीं है? आप कहेंगे नहीं जी, बहुत छुटकू सा शासन काल है, बहुत छुटकू सा। बोलेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया भैया। मंदिर संरचना, हाँ मंदिर संरचना पढ़ाएंगे, उसमें मैं आपको मंदिर, मठ और आपका जो जैनों के मठ है उनसे संबंधित जो संरचनाएं हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, गज से क्या प्रश्न बन सकता, गोपुरम से, मंदिर विमानन निर्माण से करेंगे। बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट दिया, इसको नोट कर लो, भूलेंगे नहीं। वेरी गुड, बहुत शाबाश मेरे बच्चे। शिशुनाग ने स्थापना की शिशुनाग वंश की, कुल कितने वर्षों तक? 68। लेकिन खुद शिशुनाग कितने वर्षों तक शासन रहता है? तो 12/6 इसका 18 वर्ष तक ये गद्दी पर रहा। यानी पूरा वंश तो रहा है 68 वर्ष। तो वंश में अकेला थोड़ी आएगा, उसके अन्य लोग भी आएंगे। ठीक है, तो संस्थापक शिशुनाग रहा, जिसकी राजधानी थी वैशाली। इसने राजधानी कहां बनाया है? वैशाली। तो पूछता है मगध की राजधानी वैशाली किसने स्थानांतरित की थी? जैसे पाटलिपुत्र किसने बनाया? पाटलिपुत्र किसने बनाई? उदयन ने बनाई।
ये राजधानी को ले गया वैशाली। वैशाली भी एक व्यापारिक नगर है। इसने बोला कि इस व्यापारिक नगर में ही राजधानी होनी चाहिए। शिशुनाग ने अवंती को जीता प्रद्योत को पराजित करके। कितनी पुरानी कहानी हुई। मैंने बोला कि कोई अवंती को जीत ही नहीं पाया। अवंती को कोई जीत पा रहा था क्या? मैं आपको बौद्ध काल से बता रहा हूं। मैंने बताया कि बिंबिसार तक भी इस अवंती को नहीं जीत पाया। अवंती तो नहीं जीत पाया था। तो क्या किया था बिंबिसार ने कि जब मैंने बोला था कि चंड प्रद्योत नाम का एक शासक था, तो उनको पांडु रोग हो गया। पांडु रोग बोलते पीलिया को बोले पीलिया से वो क्या हो गए, ग्रस्त हो गए। जॉन्डिस उनको हो गया, ऐसे समझो, जो पीलिया भी नहीं जानता। तो जॉन्डिस हो गया तो किसको भेजा गया था? आम्रपाली से कौन सा बेटा पैदा हुआ बिंबिसार को, जो क्या बना था, जीवक, जो एक राजवैद्य था, उसको भेजा। तो दोनों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध बने। लेकिन इसके बाद में शासक आते रहे तो संबंध फिर बिगड़ गए, फिर संबंध नहीं रहे। तो मगध की गद्दी पर वह शासक शिशुनाग हुआ है जिसने अवंती को जीता। तो आप कहेंगे भैया प्रद्योत को पराजित करके, आप हमको बता रहे थे कि तब भी प्रद्योत था, चंड प्रद्योत था, वो प्रद्योत नहीं था। ये चंड प्रद्योत का वंशज है और यहाँ के शासकों को प्रद्योत कहा गया है, अवंती के शासकों को। ये शानदार जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया, जीवक। ये मेरे वो प्यारे मित्र होंगे जो कक्षा में बहुत ध्यान से पढ़ते होंगे। और बच्चे, आपका ध्यान, आपका फोकस आपको कहीं जाने ना दे, वही तुमको सबसे बेहतरीन बनाता है। फोकस हटा, क्या बोलते हैं, फोकस हटा और दुर्घटना घटी। कभी नहीं हटना चाहिए, ठीक है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स देखता हूं, क्योंकि दिख तो जाता ही है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इन बच्चों को किस जोन में भेज दिया गया है। कब ये बेचारे बौद्धिक विकसित होंगे? वेरी गुड चलो कोई नहीं। अगला शासक कौन आता है? कालाशोक। क्योंकि 18 वर्ष तक कौन रहा है? 18 वर्ष तक रहा है शिशुनाग। शिशुनाग का पुत्र है कालाशोक, जिसको हम काकवर्ण के नाम से जानते हैं। मुझे बताएंगे कुल कितने वर्षों तक इसने शासन किया है? तो क्या बोलेंगे? 70, 24 और 4 28 वर्ष शासन। शिशुनाग का तो 18 वर्ष था, इसका शासनकाल बच्चे 28 वर्ष है। दूसरी बौद्ध संगति, मैंने बोला पहली अजातशत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगति इसी के समय हुई 383 में वैशाली में। पहली राजगृह, दूसरी वैशावली, तीसरी पाटलिपुत्र में होगी, चौथी कुंडलवन में होगी, ठीक है। साबक मीर इसके अध्यक्ष थे, ये बात हम पहले पढ़ चुके। काला चक्र ने, क्या बोलोगे, जो कालाशोक है, जिसको काकवर्ण हम कहते हैं, काला चक्र भी कई जगह इसको कहा जाता है। इस कालाशोक ने जो राजधानी शिशुनाग ने कहां पर बना ली थी? वैशाली। इसने उसके डिसीजन को पलटा। इसने शिशुनाग की ने जो वैशाली बनाई, इसने इस बात को कर दिया कैंसिल। बोले वैशाली सही नगर नहीं है, फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो यहां से 2 प्रश्न परीक्षाओं में बड़े पूछे जाते हैं दोस्त, और मार्क करना, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। पूछे पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो आपका आंसर आना चाहिए उदयन ने बनाया। लेकिन अगर ये शब्द इस्तेमाल कर दे, पुनः, पुनः का मतलब होता है दोस्त अगेन, फिर से राजधानी किसने बनाया। तो फिर से राजधानी भाई साहब किसने बनाया है? क्या बोलेंगे आपका? फिर से राजधानी किसने बनाया? तो हमारा आंसर आएगा काले अशोक ने। रंग काला था उसको, इसलिए कालाशोक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कालाशोक के 10 पुत्रों ने, कहते हैं कि 68 साल तो कुल रहा, 68 में से इसने कितना शासन कर लिया? 28। इससे पहले शिशुनाग भी था 18, तो 28 10 38 और 8 46, तो 46 वर्ष तो दोनों ने ही कर लिया। पूरे वंश ने कितना किया है? 68। तो यानी कितने और बचे? 22 साल। और
अगले 22 साल में 10 पुत्र आए, जिनके बीच तुम ये समझो एक एक साल का लगभग शासनकाल रहा, मारकाट रही। और कहते हैं कि बिंबिसार ने मगध से जब अंग को जीता, उस समय जो तलवार चली, जब तक मौर्य वंश में अशोक उस तलवार को नहीं टिका देगा, तब तक वो तलवार चलती रही, तब तक वो संघर्ष होता रहा साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। इसके 10 पुत्रों में नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है शासक, याद रखें, प्रथम भी अंतिम भी। ठीक है, मुझे बताएंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन? हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। बिंबिसार का शासन चलता रहा। अनिरुद्ध आया शासक, मुंडा आया, नागदशक आया। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग वंश का पहला अधिकारी हुआ। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। 10 पुत्रों के बारे में बहुत विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर बौद्ध संगति क्या है? बेटा, आज आप जो लोग क्लास देख रहे हो, उन सारे प्यारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास क्रम से देखा करो। जैसे आपने आज कोर्स खरीदा और आज आपने देखा लाइव ऊपर आ रहा है, ऐसे नहीं देखनी है क्लास कभी भी। नीचे से देखनी शुरू करो, जो पहली क्लास थी। ठीक है, और अगर आपके में क्लास नीचे आ रही है लाइव, तो उसको नीचे देखो। अगर आपके में सेटअप ऐसे आ रहा है कि ऊपर पहली क्लास थी, तो नंबर देख लिया करो क्लास का। अगर आप सीधे 8वीं क्लास को देखोगे, या ऐसे फोल्डर हैं आपके फोन में, ऐसे आपको पता चले कि आप देखते हैं जाकर के तीसरे फोल्डर में क्लास, ये गलत बात है, क्योंकि कुछ चीजें दूसरे में, इतिहास के क्रम से पढ़ा जाता है। अब तुम पूछोगे बौद्ध संगति क्या है, वो मैं पढ़ा चुका हूं। अरे वाह मेरे शेर। रवि कुमार कह रहे सर मैं कालाशोक को हरा सकता था। बहुत शानदार, यही उत्साह तुमको इतिहास में चाहिए। जब सिकंदर की बारी आए तो बोलना भैया मैं सिकंदर को घुटनों पर ला सकता था, यही उत्साह चाहिए था। ऐसा नहीं है, एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस मजा आ जाता है तुमको। बोले काला शोक, तुमने पता भी नहीं है कैसा काला शोक है, बोल मैं हरा देता उसको। कॉन्फिडेंस की बात है। ठीक है, यहां देखो, नंदीवर्धन की हत्या महापदम नंद ने छुरा घोप कर दी। दरअसल में नंदीवर्धन ये उपासना कर रहा था बेचारा, पूजा पाठ कर रहा था, और एकदम से महापदम नंद आता है और इस पूजा करते हुए कि बगल में चाकू मारा। यहां पर आय की आवाज निकली होगी, किसकी? नंदीवर्धन की। एक आय की आवाज में खत्म हो गया नंदीवर्धन और गद्दी पर आ गया महापदम नंद। महापदम नंद ने छुरा घोप करके इसकी हत्या कर दी। तो इनका वंशज नहीं है, अलग वंश से है। महापदम नंद ने एक नए वंश नंदवंश की स्थापना की। और नंदवंश कौन सा वंश है मगध पर? तीसरा वंश। बेटा बहुत ध्यान से फोकस के साथ पढ़ते रहिए। 5 मिनट रिवीजन करना, फिंगर टिप्स रहेगा सब कुछ। तुम आंख बंद करके इतिहास बोल दोगे, हर्यक वंश कौन कौन थे, शिशुनाग वंश, लेकिन कितने फोकस से पढ़ते हो। सिर्फ यही वाले बच्चे हैं, सर जी जीडी की क्लास कब चलेंगी? कल को जाके टेलीग्राम पे लिखेगा गुरुजी जीएस याद नहीं होती। तेरा याद भी नहीं होगी। नंदवंश तीसरा है, 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी। कितने वर्ष हुए टोटल बताएं फटाफट से? 33, 10, 43 और 21 वर्ष कुल शासन है। ये तो बहुत छोटा वर्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी कि मगध साम्राज्य में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? मगध पर सबसे कम समय या सबसे कम शासनकाल, रीन पीरियड जो है सबसे कम शासनकाल है। ठीक है, कौन सा वंश था? तो बोले तीसरा वंश, हर्यक, शिशुनाग और फिर नंदवंश। संस्थापक कौन है? महापदम नंद संस्थापक हमेशा महत्वपूर्ण है। इसी को हम उग्रसेन बोलते हैं, एक राट कहते हैं। उग्रसेन और एक राट, एक राट का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़ोगे आगे चल के एक उपाधि आएगी, महान सम्राट मिहिर भोज। तो भोज एक उपाधि है, एक टाइटल है। भोज का मतलब होता है जिसने दक्षिणी हिस्से को जीत लिया हो, वो भोज है।
एकराट का मतलब होता है जिसने सभी दिशाओं को जीता हो, और महापद्म नंद एक महान शासक है जिसने सभी दिशाओं में अपना शासन फैलाया। सर्वछांतक इसको बोलते हैं हम, सर्वछांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसीलिए भगवान परशुराम जी के बाद में द्वितीय अवतार इसको कहा गया। अपरो परशुराम यानी दूसरा परशुराम। भारवग किस राजा को कहा जाता है? महापद्म नंद को। वेरी गुड अरुण धामा जी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इनके समकालीन पाणिनि था। किनके समकालीन? नंद वंश के शासक महापद्म नंद के। और पाणिनि जी मैंने बताया प्रथम वैयाकरण है देश के, प्रथम वैयाकरण। बहुत बढ़िया। सनी ने कहा है सर, अगर क्या कह रहे हैं भैया, मैं आम्रपाली से शादी करता। वेरी गुड, बहुत शाबाश, जियो मेरे लाल, बहुत खूब, अति सुंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इनके समकालीन पाणिनि था। तो यहां पर समझे इस बात को। एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। बच्चे ने बोला जी ये 323 की 322 होगा। जनरली जब हम मौर्य वंश को शुरू करते हैं तो 322 से शुरू करते हैं, लेकिन मौर्य वंश परफेक्टली 322 में शुरू हो गया या नहीं हो गया उसके ऊपर भी एक प्रमाण मिलता है कि लगभग शायद 323 में शुरू हुआ। आचार्य चाणक्य जी ने क्या प्रयास किए इस देश के लिए, अखंड भारत उन्होंने कैसे बनाया, क्या उनकी सोच थी, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो अगर 322 आएगा तो मैं ये आपको क्लियर करूंगा मौर्य साम्राज्य के समय कि 322 उसको लिखा होता है, यानी इनका जो शासनकाल वो 22 वर्ष भी आप मान सकते हैं, 21-22 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन सब के बारे में परफेक्टली रिटर्न नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे इनके समकालीन पाणिनि थे। महापद्म नंद के बाद में गद्दी पर आया, बहुत सारे लोग कहते हैं इनको नवनंद कहते हैं। नवनंद, नवनंद से मतलब है, कहते हैं महापद्म नंद के बाद में कुल 9 शासकों ने शासन किया। कितने शासकों ने? 9 शासकों ने। लेकिन कोई बहुत ज्यादा विवरण उनके बारे में कहीं मिलता नहीं है। इतिहासकार उस बात से बच्चे सहमत भी नहीं है। तो नव यानी कि 9, और ये 9 कौन है? ये महापद्म नंद के बेटे थे, 9 के 9। लेकिन एक का जिक्र मिलता है घनानंद का, क्योंकि सिकंदर के समय पर यह मौजूद रहेगा। जब सिकंदर भारत में आएगा तब भारत की गद्दी पर कौन है? घनानंद है। भारत की गद्दी यानी कि मगध की गद्दी। और मगध कितना विशाल हो चुका है, अब तो अवंती को भी जीत लिया शिशुनाग वंश ने। तो आप आंखें बंद करके एकदम एग्जामाइन करके सोचिए आज मगध कितना विशाल हो चुका है। तो जो मगध का शासक है आप कह सकते हैं भारत का शासक है। तो इन 9 के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन 9वां पुत्र, क्योंकि हेरोडोटस जो इतिहासकार है उसने भी लिखा है, बहुत सारे यूरोपीय इतिहासकार, अरिस्टोबुलस जैसे इतिहासकार जो सिकंदर के साथ आएंगे, उन सब लोगों ने जिक्र किया है घनानंद का। घनानंद को क्या बोलते हैं? अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। जैसे उग्रसेन कौन है बहुत पूछा जाता है, उसी तरह बच्चे अग्रमीज के नाम से किसको जाना जाता है, यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, घनानंद ऐसा शासक है जिसको पैसा इकट्ठा करना है, धन इकट्ठा करना है, और इतना पैसा इकट्ठा करता है कि जनता पर हर एक चीज का टैक्स लगा देता है। और उसको शौक है कि जो पैसे, धन, कहते हैं कि इसके पास लगभग 21 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। 21 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और उस समय की जो स्वर्ण मुद्रा थी, मुहर, वो बड़ी मुहर होती थी। सोचो 21 करोड़ इस तरह की, इस आकार की मुद्राएं सोने की। उसी प्रकार इतिहासकार लिखते इसके पास अन्य जवाहरात और चांदी थे, और ये सब उसने इकट्ठा किया जनता से जबरदस्ती टैक्स लेके। कहते इसने उस धन को गंगा में छुपा दिया। गंगा में भैया पानी में छुपा दिया, खान खुदवाई इसने अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन बाद में पैसा किसको देके जाएगा? आचार्य चाणक्य इसको घुटनों के बल लेके आएंगे, एक अखंड भारत बनाएंगे। अपने एक साधारण से शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को इस भारत का महान चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे। बड़ा जबरदस्त लेसन होगा। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ। मैं बोलूं सिकंदर भारत कब आया, आप बोलेंगे भैया जी 326 बीसी।
आज क्या 2023 में 326 जोड़ लो तो जान जाओगे सिकंदर आज से कितने साल पहले आया। वररुचि विद्वान, कात्यायन विद्वान किसके दरबार में रहते थे? घनानंद के दरबार में। 3 ग्रंथों को मुनित्रय कहा जाता है। मुनित्रय ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो देखो पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, किसके समय पर लिख दिया? पाणिनि किसके दरबार में? महापद्म नंद के दरबार में। इसके समय पर रहने वाले कात्यायन ने लिखा है वर्तिका पुस्तक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋषि पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य को। लेकिन इसके समय पर रहते थे क्या? देखेंगे पतंजलि, आप बोलेंगे नहीं, पतंजलि रहेंगे पुष्यमित्र शुंग के समय पर। लेकिन कभी भी पूछे मुनित्रय में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? 3 मुनियों द्वारा जिस तंत्र की रचना की गई उसको मुनित्रय कहते हैं, और वो महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी हैं। अतिरिक्त एक्सप्लेनेशन है, इसको अलग से भी लिख सकते हैं आप, मुनित्रय। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया एक बच्चे ने पूछा है घनानंद का शासनकाल कितना है? कोई मत नहीं है, क्योंकि बच्चे यहां ये कंफ्यूजन मैंने आपको समझाया ना कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 9 शासकों ने शासन किया जिसमें से 9वां घनानंद है। तो अगर इसका वर्ष ही पता चल जाता तो सब लोगों के बारे में एकदम से क्लैरिफिकेशन हो जाता था कौन कौन है। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है सर मुझे आपका एक डायलॉग याद है चाणक्य वाला। हाँ, मैंने ये बोला था एक बार, अगर आचार्य चाणक्य किसी साधारण बच्चे को इस भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं तो याद रख लेना नवीन शर्मा जीएस में किसी भी बच्चे को पार लगा सकते हैं। ये बात, ये विश्वास की बात होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे दोस्त? आप मेहनत करेंगे, सब आपकी मेहनत होती है। आप कितना एफर्ट डाल सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 1 SSCGD टॉपर से बातचीत हुई, उस बच्चे ने कहा है कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे? बोला जी मैंने घंटे काउंट ही नहीं किए। मैं कहा फिर भी कुछ तो देखा होगा। बोला कसम से कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर कि घंटे कितने पढ़ता हूं। लेकिन उसने बोला कि जोड़ जाड़ के देख सकते हो तो 13-14 घंटे शायद। बोला शाम को 1-1.5 घंटे बस खेलता था, खेलने जाता था बाहर, और उसके बाद में सोना और जरूरी चीजें, और इसके अलावा पढ़ना सिर्फ। मैंने कहा कभी कमेंट किया क्लास में? बोला नहीं जी कभी कमेंट नहीं किया, बस अपना था SSF लेनी है और स्टूडियो जाकर के मिलना है सीधे, तभी मिलूंगा, ये सोच रखा था। बातचीत ही तभी करूंगा। और बच्चा बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं जानता, सीधा सा बच्चा, 19 साल का बच्चा, सोचो। और जो तैयारी करते करते बूढ़े हो जाते हैं उनके पास डायलॉग ज्यादा होते हैं। इसमें तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, वो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, हद से ज्यादा। टीचर्स को जज करने लग जाते, उस बच्चे को पता ही नहीं है कुछ। बोले जी मैंने तैयारी शुरू की, जस्ट यहीं से तैयारी शुरू की, यहीं खुद को झोंक दिया। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, हिंदी मीडियम से तैयारी की। बोला कि GD में जी इंग्लिश की जगह हिंदी चुन लिया और प्रथम। ये मोटिवेशन है, जज्बा है। तुमको इन चीजों पे चलना चाहिए। तुमको क्या चाहिए? मैं सूरज निकल जाऊंगा, मैं धरती में हवा घुमा दूंगा। पकड़ लो ऐसे स्पीकर के मुंह को तुम जाके तुरंत, तुम क्या बोलते हो? क्या इस तरह से बात बनती है कभी? आप कितना बेहतरीन कर सकते हो उससे बात बनती है। घनानंद, और बेहतरीन के लिए फोकस चाहिए, फोकस। बात समझिए, इतनी बात को ये मैप था। अब हम आएंगे सिकंदर के आगमन पर। सिकंदर इंडिया आएगा, ठीक है भैया। सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है? तुम मूर्ख हो ना, तुम बोल रहे हो उसको सिकंदर को महान। मेरी दृष्टि में तो सिकंदर महान नहीं है। मेरी दृष्टि में तो कोई बेहतर कार्य सिकंदर का ऐसा नहीं है। आपकी दृष्टि में होगा। जब यूरोपीय लोग इतिहास को लिखेंगे तो अपने व्यक्ति को इतना बड़ा दिखाएंगे कि लोग उस पर गर्व करें। पाकिस्तान के कोई व्यक्ति अगर इतिहास लिखेगा तो आपको नहीं लगता वो किसी आतंकवादी को खराब मानकर लिखेगा या बेहतरीन मानकर लिखेगा? वो आतंकवादी की एक छवि बनाएगा, उसके बारे में बेहतरीन लेख लिखे जाएंगे। और हो सकता है पॉसिबली 500 साल बाद में पाकिस्तान में किसी को एक प्रसिद्ध स्थल बना दिया जाए आतंकवादी को, और वहां पर लोग जाकर के बहुत पूजा पाठ करें। पाकिस्तानी ऐसा कर सकते हैं।
आज भी पूजा होती है वहां तो आतंकवाद करने वाले की। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में तुमको मिल जाएंगे जो उनको समर्थन दे देंगे। यूनिवर्सिटीज में नारे लगाए गए, तुम लोगों को पता हो। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। शर्मिंदा हो रहे हैं अफजल की मौत पे। तो इतिहास लिखने वाला कौन है? तो सिकंदर का जो इतिहास लिख रहे हैं वो भारतीय लेखक नहीं लिख रहे हैं। भारतीय लेखकों के पास तो बस कॉपी पेस्ट के लिए इस समय परिस्थिति है। आप उस समय के आचार्य चाणक्य को महान लिखिए। लोग बोलते हैं उनके बारे में, उनकी चोटी के बारे में लोग पढ़ते हैं, बोले विष्णुगुप्त नाम है। तो मूर्ख हो तुम। विष्णुगुप्त को विष्णुगुप्त कहने की जगह महान विष्णुगुप्त किसी ने कहा? वैसे हम सब बात करते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन किसी ने कहा महान चाणक्य, किसी पुस्तक ने लिखा आचार्य महान चाणक्य। लेकिन हमको मजा आता है सिकंदर को महान लिखने में, अकबर को महान लिखने में। ये भूल है, आपकी भी भूल है। ये कॉपी पेस्ट वाले जो इतिहासकार है, ये कर्जन जो भारत को बांटता है, हिंदू मुस्लिम का बीज बोने वाले लोग, इरविन, मिंटो और कर्जन जैसे लोग जिन्होंने देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, उनके लिए तुम लॉर्ड लिखते हो। तो भाई साहब ये आपको तय करना, आप क्या लिखेंगे। उन्होंने तो लिख दिया, वो तो अपने व्यक्ति को बड़ा बनाएंगे। आप क्यों बनाते हैं? मत लिखिए, आप पर कोई दबाव थोड़ी है। यहां देखेंगे, ये है यूरोप महाद्वीप, सारे आप जानते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका ये क्या है आपका? इधर एशिया, यूरेशिया बोल सकते, यूरोप और एशिया वाला हो गया। इधर ये एशिया हो गया। इधर ये क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशिनिया महाद्वीप में रखते हैं। तो ये रेड कलर में मैसिडोनिया आपको दिख रहा है। सिकंदर यहां से चलता हुआ आएगा, यहां से चलता हुआ सिकंदर भारत आएगा। और कहते सिकंदर ने दुनिया जीत ली, एकदम से गलत तथ्य है। सिकंदर ने इस क्षेत्र को जीता, इस वाले को। और ये दुनिया का उस समय का 5% क्षेत्र था। लेकिन जब सिकंदर यहां भारत में आने वाला है, तो भारत आक्रमण करने वाला सिकंदर क्या पहला आक्रमणकारी है? अरे गुड। एक बच्चे ने लिखा है जी हम आज से महान विष्णुगुप्त लिखेंगे। वेरी गुड भैया, हम तुम्हारे कहने से कर्जन को डॉग लिखते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, बाइक के लिए थैंक यू, आप सब लोगों की वजह से मिली है वो कल। टू मच थैंक यू। तुम लोग सिलेक्शन लेते हो तभी गिफ्ट मिलता है, तुम्हारा सिलेक्शन मस्ट है। है ना? मेहनत करिए, ऐसे गिफ्ट दिल्ली पुलिस में मिलेगा। हाँ, जितने सिलेक्शन होने चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा सर हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, कलम तो चला सकते हो ना। नहीं बदल सकते, मैंने बदली हुई है हिस्ट्री। मैं तो नहीं बोलता किसी को लॉर्ड, मेरी गर्दन काट देगा क्या कोई? मैं नहीं बोलता सिकंदर को महान, क्यों बोलूँ मैं? मेरे देश के लिए क्या महान कर दिया उसने? पूरे विश्व में मैं मान भी लूँ वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया महान है, पूरी दुनिया मेरा घर है, लेकिन उसने क्या कर दिया मानवता के लिए युद्धों के अलावा? मैं क्यों महान समझूं? ऐसा नहीं कि वो विदेशी या यूरोपीय है। किसी यूरोपीय व्यक्ति ने अगर ऐसा मानवता के लिए कुछ काम किया है तो हम उसके लिए नतमस्तक हैं। कोई गर्दन थोड़ी काट देगा, और काट दे भले, हम नहीं कहते महान। तो ख्याल रखिए, कल हम यहां से समझेंगे यात्रा किस तरह से सिकंदर की हुई है, कैसे भारत आगमन हुआ, किन विदेशी शक्तियों से उसको यहां पर, कैसे उसको ईरानियों से लड़ना पड़ेगा। ईरानी भारत आने वाले प्रथम, भारत सबसे पहले ईरानी आ गए थे, तो ईरानियों ने सिंध क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। तो पहले जब से सिकंदर इधर से आएगा तो उसको सबसे पहले अगर भारत में एंटर करना है, सोने की चिड़िया में, इस महान देश में एंटर करना है, तो पहली फाइट उसकी 331 में ईरानियों से होगी। गोगा मेला का युद्ध, कल की क्लास यहाँ से शुरू करेंगे, गोगा मेला या उरुवेला के वॉर से। और फिर हाइडेस्पीज का युद्ध होगा, आचार्य चाणक्य जी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।